कि भारत में राज्यों का उद्भव किस किस तरीके से कब कब कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले तो जब हम आजाद हुए तो आजादी के समय भारत के अंदर दो तरीके की राजनीतिक इकाइयां थी। एक तो जो ब्रिटिश प्रांत थे जो अंग्रेजी सरकार के अधीन थे, और दूसरी जो देसी रियासतें थी। ठीक है, जो देसी रियासतें थी जो ब्रिटिश राज से संबंधित तो थी, लेकिन उनका शासन राजा है वो चलाता था। अब जब हम आजाद होते हैं 1947 के अंदर, तो दो नए देश उत्पन्न होते हैं, भारत और पाकिस्तान। इन दोनों का निर्माण होता है, भारत से विभाजन होकर के पाकिस्तान एक अलग देश बन जाता है। अब ऐसे में जब वो दोनों देशों को आजादी के समय अंग्रेज लोग दो विकल्प देते हैं, ठीक, वो बड़े चालाक थे, वो भारत को और कमजोर करना चाहते थे। वो ये चाहते ही नहीं थे कि भारत एक देश, एक मजबूत देश बनकर के आगे कार्य करे। इसीलिए उन्होंने तीन विकल्प दिए। सबसे पहला विकल्प ये किया कि या तो आप जो देसी रियासतें हैं, जितनी भी देसी रियासतें हैं, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या चाहो तो स्वतंत्र रहो। तो भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ये वाले मामले में तो कोई गड़बड़ नहीं थी। तीसरा मामला था ना स्वतंत्र रहे। इसने देसी रियासतों की जो प्रवृत्ति थी अपने आप शासन करने की, उसको ज्वलंत कर दिया, जगा दिया। अब राजा महाराजा लोग किसी के अधीन क्यों रहना चाहेंगे, है ना। तो वो तो परिस्थितियां ऐसी थी कि, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशें ऐसी थी कि हमने अधिकतर देसी रियासतें, जो 552 देसी रियासतें जो भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर थी, उनमें से 549 को हमने बड़े ही आराम से प्यार मोहब्बत से बातचीत करके उनको शामिल कर लिया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा करके। 3 हमारी जो देसी रियासतें थी, जिसमें एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक कश्मीर, इन तीनों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो फिर उसके बाद जूनागढ़ में हमने जनमत संग्रह करा करके भारत में शामिल कर लिया, हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही से डंडे मार करके शामिल कर लिया भारत में। जम्मू कश्मीर का जो मामला था, उसमें जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो वहां के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर कर दिए, तो भारत में वो भी विलय हो गया। यानी कि सारे के सारे 552 की 52 देशों रियासतें भारत के अंदर शामिल हो गई। अब जब भारत के अंदर शामिल होती हैं तो इतना बड़ा क्षेत्र है भारत के अंदर, विविधता बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है भारत के अंदर। ऐसा थोड़ी एक ही लैंग्वेज, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही जाति प्रजाति के लोग ना। भारत में तो बहुत सारी क्षेत्र के आधार पर भी विविधताएं हैं, है ना। आपकी भाषा के आधार पर भी विविधता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, हर चीज में आप देखोगे डाइवर्सिटी, विविधता है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाओगे तो लोगों का खान पान, बोलने का तरीका, पहनने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जब पूरा देश बनाएगा तो उस समय बड़े बड़े राज्य होते थे। तो आजादी के बाद भारत के अंदर, खास करके दक्षिण भारत में, ये डिमांड उठने लगी कि राज्यों का निर्माण जो है ना, वो भाषा के आधार पर हो, पुनर्गठन किया जाए। हमारी भाषा के लिए हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए। उनको लगता था कि यार अगर जो हिंदी अंग्रेजी में ही काम चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी बड़ी। हमारी तो लोकल लैंग्वेज है, तो हमारी लैंग्वेज में बाकी लैंग्वेज हमें नहीं आती, तो ऐसे में हमें सरकारी नौकरी में भूमिका नहीं मिल पाएगी, प्रशासन में भूमिका नहीं मिल पाएगी, बैकवर्ड रह जाएंगे। तो हमारी भाषा जो है उसके आधार पर राज्य बनाया जाएगा, तो हमारे राज्य में उसी भाषा के आधार पर हम काम करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये डिमांड बहुत तेज गति से उठने लगी, विरोध प्रदर्शन होने लगे। तो 1948 में एस.के. धर एक भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। अब इसने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने के बाद ये कहता है कि ना भाई, भाषा के आधार पर भारत में राज्य नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, पुनर्गठन जो है भाषाई कारक नहीं होगा, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार कर सकते हो। जब इनकी रिपोर्ट आई तो वहां पर प्रदर्शन दक्षिण भारत में और ज्यादा होने लगे। तो उस समय उस भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ कुछ नेता जो थे, उन्होंने एक अन्य भाषाई समिति का निर्माण किया, जिसको जेवीपी समिति बोलते हैं, जेवीपी। अब जेवीपी में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। उस समय के सबसे जाने माने और मजबूत नेता जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका प्रभाव बहुत था लोगों में। तो इन्होंने ये समिति बनाई। इनको ये लगा कि यार हम सब लोग मिलकर के डिसीजन देंगे तो लोग मान जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो इन्होंने भी समिति बनाई, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी, और इन्होंने भी रिपोर्ट देख करके इन्होंने ये कह दिया, स्वीकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। अब इतने बड़े, इतने महान लोगों ने, जिन्होंने देश को आजादी कराने में भूमिका निभाई, तो इन्होंने कही तो उतना अधिक भयंकर प्रोटेस्ट नहीं हुआ जितना पहले हो रहा था, लेकिन विरोध तो हुआ। अब वो विरोध धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। अब जब वो बढ़ ही रहा था तो ऐसे में क्या होता है, 1953 के अंदर
कांग्रेस के एक कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है श्रीरामुलु पोट्टी। जो श्रीरामुलु पोट्टी जो है, इनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि ये 56 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे एक आंध्र राज्य के गठन के लेकर के। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो वहां पर हिंसा भड़कने लगती है, भावनाएं चरम पर पहुंचने लगती है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को थक हार करके भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनाना पड़ता है। और उस पहला राज्य को, जो मद्रास था, मद्रास का जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था, इनको अलग करके आंध्र राज्य, आंध्र प्रदेश का गठन नहीं, आंध्र राज्य नाम था इस समय, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, आंध्र राज्य। तो आंध्र राज्य का निर्माण किया गया। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, तो आंध्र राज्य था। कब बना? 1953 में बना। अब भारत में तो ऐसा ही होता है कि एक बार अगर किसी ने कर लिया काम तो सब उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो दिखाते हैं कि यार तुमने इसका तो कर दिया, हमारा क्यों नहीं। जैसे घर परिवार में होता है ना कि कई सारे बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है, 3-4 भाई बहन है, अब मम्मी पापा ने एक भाई बहन को, किसी को भी, बड़े को या छोटे को, टॉफी या चॉकलेट दे दी, बाकियों को नहीं दी, तो बाकी लोग भी विरोध पर उतर जाते हैं ना, रोने लग जाते हैं, मम्मी पापा मेरे को चॉकलेट दे दी, उसको हमारे चॉकलेट दी। जैसे हमारे जैसे शरारती बच्चे होते थे तो लोट पलोट जाते थे। आंगन होता था गांव में मिट्टी, उसमें जाकर के धड़ाम से गिरते थे और वहां पर हाथ पर मारकर जोर जोर से रोते थे, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, क्या हो गया। तो हम ये कहते थे कि उसको तो चॉकलेट दे दी, माने ना दी, मेरे को नहीं दी चॉकलेट। तो ऐसे ही फिर अलग अलग स्टेट्स थे, बाकी स्टेट्स वो भी डिमांड करने लग गए, वो भी यही बोलने लगे कि यार आपने इसको बना दिया तो हमें भी बनना चाहिए, हमारे भी लैंग्वेज है, हमारे भी लैंग्वेज के हिसाब से। तो उस चीज को देखने के लिए भारत के अंदर पहली बार एक बड़े तरीके से, एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए सीरियसली इस चीज पर विचार किया गया। धर आयोग, जेवीपी आयोग थे, बने थे, लेकिन अब जो नया आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग उसको बोला जाता है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, ठीक है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग था, फजल अली इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अब इन्होंने जांचा परखा, 1955 में अपनी रिपोर्ट वापस अपनी बना करके और यहां पर दे दिया केंद्र सरकार को। और इन्होंने कहा कि भाई जो जेवीपी आयोग और धर आयोग ने कहा था वो आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। अगर भारत को एक रखना है तो भारत में सभी लोगों को उनके अधिकार, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो इन्होंने ये दी, इन्होंने कहा कि भाषा को आधार बना सकते हो राज्य के पुनर्गठन का। लेकिन जो डिमांड की जा रही थी, एक भाषा एक राज्य, इस सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक भाषा एक राज्य होगा तो भारत में 500-600 राज्य बन जाएंगे भाई, इतनी भाषाएं हैं भारत के अंदर, उससे तो भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, भाषाई समरूपता के आधार पर हम वो कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में किसी एक भाषा वाले लोग रहते हैं और उनके साथ दूसरी भाषाओं वाले लोग भी वहां पर होते हो, है ना, उस क्षेत्र को उस बहुसंख्यक भाषा के नाम पर दर्जा दे दिया जाएगा। ये बात इन्होंने कही। तो जो बड़े बड़े कारक थे, इन्होंने 4 कारक पहचाने जिसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता था। एक तो देश की एकता सुरक्षा, ठीक है, भाषाई सांस्कृतिक एक रूपता, वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क, और प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। इन 4 आधार पर इन्होंने कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। अब राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, इसकी रिकमेंडेशन आई तो सरकार ने जो रिकमेंडेशन आते ही 1956 के अंदर क्या किया, एक अधिनियम पारित किया जिसको बोला जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन। क्योंकि आयोग तो रिपोर्ट देता है ना, रिपोर्ट तो केंद्र सरकार के ऊपर होता है कि माने या ना माने, काम तो एक्ट के माध्यम से होता है, अधिनियम के माध्यम से होता है। तो ये अधिनियम बनाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। उसी समय 7वां संविधान संशोधन भी हुआ था भारत के अंदर। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाने के बाद रास्ता खुल गया कि अब भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। और उसी तरीके से समय समय पर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होता गया, है ना। कोचीन राज्य के त्रावणकोर और मद्रास के मालाबार, दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े को मिलाकर के एक नया राज्य केरल बनाया। दूसरी तरफ नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया, हैदराबाद के तेलुगु भाषी क्षेत्र और आंध्र राज्य में उनको मिलाकर के। तो एक ही दिन, एक ही समय 2 राज्यों की स्थापना हुई, केरल और आंध्र प्रदेश।
भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था आंध्र राज्य 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम उसके बाद, उसके बनने के बाद पहले भाषा के आधार पर बनने वाले दो राज्य थे केरल और आंध्र प्रदेश। इन दोनों चीजों को अंतर करते हुए चलना है, ठीक है। और उसी समय अलग अलग भारत के अंदर जो राज्य थे उनका मिला करके, किसी बाउंड्री चेंज करके उनका नाम बदला गया, है ना। मध्य भारत राज्य जो थे, विंध्य प्रदेश इन और भोपाल राज्य, इन राज्यों को मिलाकर के मध्य प्रदेश का गठन किया गया, है ना। सौराष्ट्र कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य बना दिया गया, कुर्ग को मैसूर राज्य में, पटियाला पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में, अजमेर राज्य को राजस्थान में विलयित कर दिया, है ना। कई सारे संघ शासित प्रदेश जो है उनको यहां पर बनाया। इस तरीके से व्यवस्था चलती रही। तो 1956 के अंदर भारत में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया गया तो ये व्यवस्था आ गई थी। ये राज्य थे 14 और ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरी थी और ये राज्य होते थे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, अब इसमें समय समय के बाद क्या होता है, नए नए राज्य और उनका पुनर्गठन होता है। समय पर के साथ साथ डिमांड होती रही। 1956 में तो एकदम आमूल चूल परिवर्तन हुआ बहुत सारा, लेकिन उसके बाद भी राज्यों के पुनर्गठन की डिमांड रुकी नहीं, समय के अनुसार चलती रही। तो इसलिए जब ऐसा हुआ तो 1960 में जो बंबई राज्य था उससे दो अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ, एक महाराष्ट्र और गुजरात। मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र, गुजराती भाषा के लिए गुजरात। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दादर नागर हवेली, इसको पूर्ण रूप से भारत का संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, क्योंकि इस पर पुर्तगाली लोग शासन कर रहे थे। आजादी के बाद, अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भी हमारे देश में पुर्तगाली और फ्रांसीसी बने हुए थे, उन्होंने कुछ कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था। तो हमने दादर नागर हवेली को यहां पर अपने देश में सम्मिलित किया, 10वें संशोधन के माध्यम से संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया, पुर्तगालियों को भगा दिया। उसके बाद फिर गोवा, दमन दीव 1961 में यहां पर पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इन क्षेत्रों को भारत में लिया, ठीक है। निकल ही नहीं रहे थे विदेशी यहां पर, तो मिलिट्री और वो भेजने लगी, पुलिस भेजी तो धक्के मार मार करके, डंडे मार मार करके उनको भगाया। 1962 में संघ शासित क्षेत्र के रूप में इनको संविधान संशोधन करके जोड़ दिया गया। 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। ऐसे पुडुचेरी, ठीक, उस पर भी फ्रांसीसी लोग कब्जा जमाए बैठे थे, तो इसको भी 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1962 के बाद भारत में शामिल कर लिया गया। 1963 में नागालैंड, ठीक है, और 1966 में पंजाब जो था, पंजाब से अलग होकर के हरियाणा और पंजाब 2 राज्य बने, ठीक है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी बना, ठीक, दोनों की कॉमन राजधानी रहा। और हिमाचल प्रदेश जो है वो भी वहां पर एक यूनियन टेरिटरी के रूप में, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निकल करके आया। बाद में हिमाचल को 1971 के अंदर 1971 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, उससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। इन चीजों को याद रखना इसलिए जरूरी, कई बार आपसे टाइमलाइन वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से राज्य का गठन कब कब हुआ, सही क्रम में लगाएं। या कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं भारत में जो राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इस तरीके से याद रखते हुए चलना है, इस तरीके से आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहे। फिर उसके बाद 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय बने। 1975 के अंदर सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा बना। 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से पूर्ण रूप से भारत का पूरा राज्य, कंप्लीट राज्य, हिस्सा नहीं, भारत का राज्य, हिस्सा तो पहले से ही थे लेकिन भारत के राज्य के रूप में दर्जा मिला। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड वर्ष 2000 में ये इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 3 अलग अलग राज्यों से अलग हुए, है ना। तेलंगाना वर्ष 2014 में हुए और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 के अंदर